बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने महंगाई के ऊपर ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक माह जून 2022 में महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट था 21.3%। इससे पिछले माह में ये रेट था 13.8%। यूँ इस वक्त पाकिस्तान तारीखी महंगाई से गुजर रहा है। आपको ये बात बता दूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो ताज़ा तरीन इजाफा हुआ है इसके और साथ बिजली और एनर्जी प्राइसेस में इजाफे के और इसके नतीजे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आखिरकार खाने पीने की अशिया और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का एक और असर अभी आना बाकी है। यूँ कभी इम्कान ये है कि इस माह यानी जुलाई के जब नंबर्स आएंगे जो अगले माह के शुरू में आएंगे वो 21.3% से भी ज़्यादा महंगाई शो कराएंगे। इसके साथ बदकिस्मती से हो ये रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, टैक्सेस बढ़ने की वजह से गालिब इम्कान ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। अभी पिछले माह के एक्सपोर्ट के नंबर जो आए हैं वो उससे पिछले माह के एक्सपोर्ट के नंबर से कुछ कम थे और ख़दशा है कि चूंकि एलसी खुलने का मसला, जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, वो दरपेश है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा मसला है, एनर्जी सप्लाई का बहुत बड़ा मसला है, बिजली मुसलसल नहीं मिल रही है। इस वजह से ख़दशा है कि कहीं हमारी एक्सपोर्ट भी मज़ीद ना गिरे। वैसे भी नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है, जब ये 97-98 में आए थे तब भी एक्सपोर्ट गिरी थी और 2013 से 2018 तक जब ये रहे तब भी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय मुसलसल गिरती गई। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स में खुदा ना खास्ता यही ट्रेंड आया तो इसका हमारी मईशत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपनी फसल में हल चलाने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए उन्हें डीजल चाहिए। डीजल की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। इस वजह से खदशा ये है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो पिछले 2-3 सालों से मुसलसल बढ़ रही थी, यकदम बहुत नीचे ना गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो आसार नज़र आते हैं कि दुनिया एक और रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। रिसेशन का मतलब ये होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ ममालिक में और ख़ास तौर पर जो दुनिया की इकोनॉमी को डिराइव करने वाले ममालिक हैं, जैसे चीन है, अमेरिका है, रूस है, भारत है और इस तरह मगरबी ममालिक है, उधर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड एग्रीगेट डिमांड कम होगी, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर भी एक असर पड़ेगा, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी होगा और फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें गिरेंगी। पहले ही तेल की कीमतें तकरीबन $129 फी बैरल से कम होकर $103-104 फी बैरल तक आ गई। अगर दुनिया एक और रिसेशन में चली गई तो इसकी वजह से तेल की कीमतें, इम्कान ये है कि $40-45 का जो इनका अमूमी प्राइस है उस तक वापस आ जाएंगे। लेकिन तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा रुपया काफ़ी डिवैल्यू हो चुका होगा। इसके अलावा हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अभी टैक्सेस लगाने हैं, सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, तो इस वजह से इसका इम्कान बहुत कम है कि हमारे यहाँ कीमतें भी उसी हिसाब से कम हों। इसके साथ साथ इस वक्त मैं दो और इश्यूज़ के ऊपर मुख्तसर बात कर लूँ। पहला इशू तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात है, वजारत ख़जाना के अंदर एक टसल का। सूरत हाल ये है कि मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए से ये बताया गया कि इसहाक डार साहब लंदन में बैठ के IMF की टीम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही हैं, वो पूरी इकॉनमी को चलाएंगे, वो हिदायत जारी करेंगे। ये बात तब की है जब हुकूमत बनी थी। मैंने तब भी कुछ दोस्तों को अर्ज़ किया था कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? IMF कभी भी ऐसे शख्स से मुज़ाकरात नहीं करता, वो भी ऑफिशियल मुज़ाकरात, जिसके पास ऑफिशियल पोजीशन ना हो। दूसरी बात,
اگر تو یہ پلان ہے کہ اسحاق ڈار صاحب باہر بیٹھ کے، یا جیسے اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید جولائی میں پاکستان آ رہے ہیں، تو پھر وہ وزارت خزانہ چلائیں، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ دو میں سے ایک کام بہتر ہوگا، یا تو مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے یہ براہ راست اسحاق ڈار صاحب کو ہی وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر بھی مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے کسی ایسے شخص کو وزیر خزانہ بنایا جائے جن کی سوچ اسحاق ڈار کی اکنامک تھاٹ سے مطابقت رکھتی ہو، تاکہ وہ اسحاق ڈار کے پلان کو منوان امپلیمنٹ کرے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو اکنامک تھاٹ ہے اور جو اکنامک پالیسی ہے وہ اسحاق ڈار سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ ان کو ڈار والی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کا ٹاسک دیں گے تو چونکہ یہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تو یہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے، اور وہی نقصان ہوگا جس کے بارے میں پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامیوں کے اوپر بات کرتے ہوئے بارہا بات کر چکا ہوں۔ میرے ذاتی خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز میں مفتاح اسماعیل سے زیادہ اچھا معیشت کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ کچھ انہوں نے میرے خیال میں کچھ فیصلے انہوں نے درست نہیں کیے، کچھ جگہ پہ انہوں نے تھوڑی سی چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا، شاید سیاسی وجوہات تھیں یا کیا تھیں، لیکن ابھی بھی میرے ذاتی خیال میں اسحاق ڈار کی نسبت یہ بہت بہتر چوائس ہے، لیکن فیصلہ ظاہر ہے نون لیگ نے کرنا ہے۔ تاہم میری گزارش یہ ہوگی کہ چاہے آپ نے ڈار کو لگانا ہے تو براہ راست قلمدان ان کو دے دے، جیسا کہ اب سننے میں آ رہا ہے۔ نہیں براہ راست دے سکتے، آپ یہ چاہ رہے ہیں وہ پیچھے سے بیٹھ کے کنٹرول کریں، تو کسی ایسے شخص کو یہاں پہ بٹھا دیں جو ان کی پالیسی سے مطابقت رکھتا ہو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی شاید خاقان عباسی اور کبھی خواجہ آصف اور دیگر لوگ مفتاح اسماعیل کو بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر یہی مسئلہ ہے جس کی میں نے آپ کو نشاندہی کی۔ اگلی بات، کچھ دوستوں کا یہ سوال ہے کہ جو معیشت کے اندر یکدم یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو ہمیں کبھی دیوالیہ ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں، کبھی کیا بری خبر آ رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ ابھی 2-4 ماہ میں ہوا ہو، یہ ضرور پہلے سے ہو رہا تھا، اس طرح 2 ماہ کے اندر حالات خراب نہیں ہوتے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اس کے اوپر میں اپنے خیالات ضرور بیان کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس اہم سوال کے اوپر ایک اور ویڈیو بنانی چاہیے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں اسی سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک سپیشل ویڈیو بناؤں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔